हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी PC3 एग्जाम की। इवन पूरे सैस एग्जाम की जो भी आपका पेपर बचा हुआ है। अब घड़ी काफी नजदीक आ गई, शायद 19 या 20 को आप लोगों का एग्जाम है PC3 का, है ना? मैंने कुछ इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट मैथ बाई अभिनव राजपूत या पेनिसिया फॉर SSC या फिर ई मॉक, जो भी नाम है ना? ये नाम बदलता रह रहा है बार बार। तो इस पे मैंने मॉक टेस्ट डाला है। आई होप कि आप ये लगा रहे होंगे। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। कुछ लोगों के डॉट्स आ रहे थे ग्रुप में, तो मैंने सोचा कि एक सॉल्यूशन वीडियो भी अपलोड कर दिया जाए जो मॉक टेस्ट है उसका। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जो TBMS, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर PC3 एग्जाम। 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन। और जो कि यदि आप अभी भी सॉल्यूशन वीडियो जो हो रहा है इसको आप प्रॉपरली तरीके से देख लेते हैं तो इजिली आप उन सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ TBMS? तो कई सारे एप्लीकेशन आप अपने सिस्टम में यूज करते हैं, जैसे MS ऑफिस, MS एक्सेस, MS माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एज, MS माई SQL सर्वर। तो कई सारे जो एप्लीकेशन है उसमें से कौन सा DBMS का एग्जाम्पल नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, माई SQL एंड SQL सर्वर भी है। ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है वो एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। क्लियर है? ये नोट्स में भी मैंने मेंशन किया होगा, आप यदि स्टार्टिंग में देखेंगे, है ना? तो नोट्स में मैं साथ में रख रहा हूं ताकि आपको ये प्रॉपरली समझ में आए कि नोट्स से अलग नहीं है क्वेश्चन। तो आप रिवाइज भी नोट्स से किया करें, और वो इंपॉर्टेंट चीजें जो आप छोड़ दे रहे हैं नोट्स रिवीजन के टाइम, मैं वो भी हाईलाइट करते जाऊंगा। ठीक है? तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें MS ऑफिस या आउटलुक के बारे में बात नहीं की गई है। ठीक है? अगला जो क्वेश्चन है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DBMS। DBMS की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं? तो जब भी आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे पहले आप क्वेश्चन को गौर से देखेंगे। नॉट पूछा गया, नॉट इस कीवर्ड है, कहीं क्वेश्चन में नॉट तो नहीं है ना? चलिए देखते हैं। इट हैज फीचर ऑफ कंकरेंट एक्सेस ऑफ डेटा यूजिंग सम फॉर्म ऑफ लॉकिंग। इसका मतलब होता है, सिंपल एक समझिए कि आप लोग का सैस का रिजल्ट आएगा एट ए टाइम। सैस का रिजल्ट तो शायद PDF फॉर्मेट में आता है, लेकिन यदि आप SSC एग्जाम दिए होंगे तो SSC का एग्जाम जो है वो आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके चेक कर सकते हैं, है ना? तो वो रिजल्ट जो शो हो रहा है, एक साथ कई यूजर्स एक साथ रिजल्ट देख पा रहे हैं। कंकरेंट एक्सेस ऑफ डेटा बोलते हैं इसको। एक साथ कई यूजर इंटरनेट बैंक लॉगिन कर रहे हैं अपना, और अपना फंक्शन कर रहे हैं। दे आर कंकरेंट एक्सेस ऑफ डेटा विद द यूजिंग सम फॉर्म ऑफ लॉगिंग। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स DBMS का है। डेटा इज नेवर डायरेक्टली स्टोर्ड इन टू द डेटाबेस। ये मैंने पहले भी कहा है कि डेटा डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर नहीं होता, बल्कि टेबल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है डेटा को, और फिर टेबल है जो डेटाबेस में स्टोर होता है। यूजर हैज टू राइट द प्रोसीजर फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस। नहीं, यूजर कभी नहीं करता ये काम। ये फाइल सिस्टम में होता है। दो सिस्टम है, एक तरह से फाइल सिस्टम के थ्रू आप डेटा को मैनेज करते हैं, जो कि नॉर्मल हम लोगों के विंडो लैपटॉप में होता है। जो माई फाइल है या फिर फोन में जो आपका फाइल है, वो क्या एक फाइल सिस्टम है जहां पे आप अपना डेटा व्हाट्स डाउनलोड करते हो, वीडियो PDF वगैरह, उसको आप कहाँ स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, आप देख पाते हो। एक्चुअली फोन या फिर आप जो लैपटॉप की मैं बात कर रहा हूँ, विंडोज लैपटॉप, वहां आपको जनरली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है, तो आपको लगता नहीं है कि आप ऐसा कुछ राइट कर रहे हैं, प्रोसीजर लिख रहे हैं। बट यही चीज आप CLI के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, यदि उसके थ्रू करेंगे तो आपको फील आया कि हाँ मैं तो खुद ही राइट कर रहा हूँ। करेक्ट? तो DBMS में यूजर प्रोसीजर राइट नहीं करता, फाइल सिस्टम में करता है। और स्ट्रक्चर डेटा का मतलब होता है कि आप जितने भी डेटा हैं आप टेबल फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो ऑप्शन 3 इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखिए, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डेटा है ना, डीबीएमएस में। एब्स्ट्रैक्शन एक खुद में एक क्वेश्चन क्रिएट करता है कि एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग ये है कि आप इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो कि सामने वाले इंटेंडेड यूजर को जरूरत नहीं है, आप उसको हाइड कर देते हो ताकि सामने वाला इंटेंडेड यूजर कंफ्यूज ना हो अपने रिलेवेंट डेटा को लेकर के। इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डेटा। अब डीबीएमएस टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डेटा की बात करें या टाइप्स ऑफ स्कीमा की बात करें या फिर आर्किटेक्चर की बात करें, सभी का एक ही मीनिंग है और ये तीन पार्ट में बटा है, लॉजिकल, फिजिकल एंड व्यू लेवल। ठीक है, अब इसके बारे में आपको बताना है कि लॉजिकल लेवल का क्या मीनिंग है, फिजिकल और व्यू लेवल का क्या मीनिंग है। जहां तक व्यू लेवल है वो आपका फ्रंट एंड होता है, जो यूजर इंटरेक्ट करता है ना। आप रिजल्ट्स देख पा रहे हैं, आप एटीएम में जाके अपना ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, दीज आर द फ्रंट लेवल, दैट इज द व्यू लेवल। क्लियर है? तो इस लेवल पे जिसको टॉप मोस्ट लेयर बोलते हैं, जहां पे यूजर इंटरेक्ट करता है डेटाबेस से। करेक्ट है। फिजिकल लेवल जो है ये बताता है कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, जो कि टेबल के फॉर्मेट में अल्टीमेटली डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है, ये भी करेक्ट है। लॉजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल पे प्रोग्रामर और एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करता है, ये राइट करता है कि किस तरह से हमारा डेटा स्टोर होगा, उसका डिजाइन, सारे के सारे डेफिनेशन लॉजिकल लेवल पे किए जाते हैं, है ना। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो टॉप मोस्ट लेयर या फ्रंट लेयर ये सब कौन से लेयर हो गए, व्यू लेवल। और सबसे लास्ट लेयर जो है वो फिजिकल लेयर है ना, जिसको हम लोग बैक एंड लेयर कह सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है वो है कौन सा डेटाबेस का मॉडल का टाइप नहीं है, रिलेशनल, क्लाउड बेस्ड, हायरार्किकल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब इसमें हमको बताइए, एक मिनट में देख रहा हूँ। तो कौन सा टाइप नहीं है? डेटाबेस मॉडल के चार टाइप होते थे, एक हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनशिप और एंटिटी रिलेशनशिप मैनेजर। जहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस को ही बोला जाता है एंटिटी रिलेशनशिप, ईआर मॉडल। ठीक है। क्लाउड बेस्ड क्या है? क्लाउड बेस्ड कोई डेटाबेस मॉडल नहीं है, ये एक नया टेक्नोलॉजी है जहां पे सारे के सारे स्टोरेज डिवाइसेस को क्लाउड के फॉर्म में एक जगह स्टोर किया जा रहा है। यदि डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड होगा तो जगह जगह पे स्टोरेज फंक्शनलिटी बनाई जा रही है, जहां से इंटेंडेड यूजर को सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर नेटवर्क का होता है ना। डेटाबेस के चार मॉडल हैं, रिलेशनल, नेटवर्क, ईआर एंड हायरार्किकल। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है वो है कंसेप्चुअल व्यू, इंटरनल व्यू, लॉजिकल व्यू और फिजिकल व्यू। तो व्यू ऑफ टोटल डेटाबेस कंटेंट क्या है? तो व्यू, ये कई सेस यूजर में कई जगह कुछ लिख दिया गया है और काफी कंफ्यूज हो जा रहे हो आप लोग। इस सिंपल इसको आप लोग ध्यान रखें कि जो टोटल डेटाबेस का व्यू है उसको कंसेप्चुअल व्यू बोलते हैं और लॉजिकल व्यू बोलते हैं। ठीक है, दोनों का एक ही फंक्शनलिटी है ओवरऑल। ठीक है, तो इसलिए आप इसका आंसर 1 एंड 3 होगा, यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा हाउ मेनी टोटल स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, मतलब ये तीन स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। जिसमें पहला है हायरार्किकल डीबीएमएस डेटाबेस इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और ट्री लाइक स्ट्रक्चर। प्रॉपरली हम परफेक्ट लिखा हुआ है ना। कैसे? तो एक ट्री के फॉर्म में होता था ना, ये हमने यहाँ भी देखा है। आप यदि गौर करें, हमने यदि डेटाबेस मॉडल यदि आप पढ़े होंगे तो मैंने यहाँ साफ साफ लिख रखा है कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर या फिर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को ही हायरार्किकल डीबीएमएस कहते हैं। करेक्ट। इस चाइल्ड हैज मल्टीपल पेरेंट इज एन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में क्या हो रहा था? नेटवर्क मॉडल आप यदि यहाँ पे देखेंगे एक तरह से, यही एग्जांपल में आ जाता हूँ, ये है नेटवर्क मॉडल, है ना। तो सीएससी डिपार्टमेंट से कॉलेज कनेक्टेड है और
स्टूडेंट कनेक्टेड है, नेटवर्क मॉडल है ना। इस चाइल्ड है मल्टीपल पेरेंट, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि सीएससी डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही कॉलेज का नहीं हो सकता, कई सारे कॉलेज में डिपार्टमेंट हो सकता है। या फिर लाइब्रेरी है, वो सारे कॉलेज में हो सकता है, और हर एक कॉलेज में भी लाइब्रेरी हो सकता है। स्टूडेंट, इस सब का जो रिलेशन है ना, वो पेरेंट चाइल्ड की तरह मेनी टू मेनी चल रहा है। क्लियर है। इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको कि एवरी चाइल्ड हैज मल्टीपल पेरेंट्स इज एग्जांपल ऑफ नेटवर्क मॉडल। अच्छा, इसमें लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट रिलेशनशिप एंड एग्जांपल ऑफ मेनी टू वन रिलेशनशिप, ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन कैसे इनकरेक्ट है? तो सिमिलरली आप देखेंगे कि ये है आपका इम्प्लाई, मान लेते हैं इम्प्लाई 1 और 2 एंड 3, और ये है प्रोजेक्ट ए बी। सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, इसमें आदत नहीं है मेरा। तो आप देखेंगे ऐसे कि ये 1 2 3 इम्प्लाई, ये तीनों इम्प्लाई हो सकता है, या फिर दो इम्प्लाई प्रोजेक्ट बी भी कर रहा हो और प्रोजेक्ट सी भी कर रहा हो, पॉसिबल है ना। या फिर इसमें से 2 और 3 जो है वो प्रोजेक्ट ए भी कर रहा हो, यानी ए जो है वो 2 और 3 के द्वारा भी किया जा रहा है, और 1 एंड 2 जो है दो कॉमन, यानी ये और भी प्रोजेक्ट कर रहा है, यानी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। ये नहीं कि तीनों जो है लिमिटेड टू वन प्रोजेक्ट है, नहीं। या फिर हो सकता है तीनों जो है वो सिर्फ बी प्रोजेक्ट कर रहे हो, कंडीशन हो सकता है ना, इसमें तो किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला गया ना कि आप सिर्फ यही प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी कॉलेज वगैरह में या यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, होता जनरली कि आप यही प्रोजेक्ट कर सकते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो। तो एम्प्लॉय कैन चूज मल्टीपल प्रोजेक्ट, या फिर वन प्रोजेक्ट कैन बी डन बाई मेनी एम्प्लॉय, करेक्ट। राम जो है 2 या 3 प्रोजेक्ट में पार्ट हो सकता है, या फिर प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट मैनहट्टन ले लेते हैं, वो उसमें कई सारे एम्प्लॉय पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये रिलेशनशिप मेनी टू मेनी है, ना कि मेनी टू वन है। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, अच्छा, ये आरडीबीएमएस जो मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इससे हमेशा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और वो क्वेश्चन बेसिकली यही पूछेगा कि टेबल का दूसरा नाम क्या है, कॉलम का दूसरा नाम क्या है, रो का दूसरा नाम क्या है, या फिर कार्डिनलिटी, डिग्री, ये सब का मीनिंग क्या है, टोपल का मीनिंग क्या है ना? तो इसको आप गौर से देखेंगे, मैंने इसमें इसलिए ट्रिपल स्टार कर रखा है ना, ट्रिपल स्टार है। तो ये आप गौर से देखेंगे, इसमें सारा का सारा लिखा हुआ था, है ना। तो आप, आई थिंक ये सब सही कर रहे होंगे। जैसे टेबल है, टेबल को क्या बोलते हैं? रिलेशन। कॉलम, एट्रीब्यूट। रो, रिकॉर्ड। कार्डिनलिटी, टोटल नंबर ऑफ रोस। डिग्री, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हो गए, है ना, एट्रीब्यूट्स या फिर कॉलम। ठीक है। नेक्स्ट, डीडीएल कमांड। डीडीएल किस लिए यूज होता था? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो इसका फुल फॉर्म है, ये यूज होता है फॉर क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग डेटाबेस, करेक्ट। तो इसके कमांड्स आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि क्रिएट कर रहे हो डेटाबेस, आप क्रिएट कर रहे हो यानी टेबल बना रहे होंगे, है ना। एक डेटाबेस बनाए होंगे, उसमें कई सारे टेबल हो सकते हैं, ये भी बताया था मैंने। तो मान लेते हैं एक टेबल का नाम आप दे रहे होगे, क्लियर है, उसको आप रीनेम भी बाद में हो सके करना होगा टेबल के नेम को, है ना। या फिर क्या कर सकते हो, उसको बेसिक्स जो चीजें हैं उसमें आप क्या कर सकते हो, तो कमेंट मेंशन कर सकते हो कि हाँ ये टेबल का जो आप उसमें मेंशन कर रहे होंगे, मेन प्रोग्रामर वो मेंशन कर सकता है कि इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, यानी कमेंट कर सकता है। इसमें दो तीन और इम्पोर्टेंट कमांड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है अल्टर, ट्रंकेट और ड्रॉप।
अब ध्यान रखिएगा कि जो डीडीएल कमांड है वो जनरली अप्लाई होते हैं कॉलम पे। किस पे अप्लाई होते हैं? कॉलम पे। ये जो डीडीएल कमांड है ये कॉलम ऑफ अ टेबल पे अप्लाई होगा, और डीएमएल क्या होगा? रो ऑफ, या रो और रिकॉर्ड ऑफ टेबल पे। क्लियर है? अब यहां पे डिलीट है, ये कौन सा कमांड है? ये डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये कमांड है, बाकी सारे के सारे डीडीएल कमांड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। आ, इसी से रिलेटेड है कि डेटाबेस स्कीमा इज रिटन इन डीएमएल लैंग्वेज। नहीं, किसमें होगा? डीडीएल लैंग्वेज। ठीक है। ट्रंकेट कमांड डिलीट्स होल टेबल परमानेंटली व्हाइल ड्रॉप कमांड ओनली रिमूव्स रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। ये उल्टा पुल्टा कर दिया गया स्टेटमेंट। ट्रंकेट क्या करता है? रिमूव्स ओनली रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, यानी आपका ढांचा रहने देगा, स्केलेटन रहने देगा, ऊपर से हार्ड मास हटा देगा। ट्रंकेट कमांड। जहां तक बात है ड्रॉप का, ड्रॉप अ टेबल, यानी ड्रॉप कंप्लीटली टेबल ही डिलीट कर देता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक दिखाने के लिए बस एक एमएस एक्सेल लिया है। अब जैसे इसमें हमको रिकॉर्ड्स हटाने हैं, तो यदि हम ये रिकॉर्ड्स डिलीट कर दे रहे हैं कंप्लीटली, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रंकेट। मैंने स्ट्रक्चर रहने दिया है कि उसका क्या क्या है स्ट्रक्चर में, तो सीरियल नेम, नेम एंड मोबाइल नंबर, ये एक हम बना रहे थे डेटाबेस मान लेते हैं, तो उसमें हमने सारा का सारा डेटा उड़ा दिया, स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रंकेट। लेकिन यदि हम ये सीट को डिलीट कर दे, इसको हम एक टेबल नाम दिया होंगे कुछ भी है ना, रीनेम, यदि मैं इसी को डिलीट कर दूं तो क्या कहलाएगा वो? ड्रॉप अ टेबल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? तो डीएमएल रिक्वेस्ट कैन बी एम्बेडेड इन ए प्रोग्राम। ऑफ कोर्स यार, एसक्यूएल कमांड डीएमएल में ही तो चलता है कि यदि ऐसा कंडीशन आएगा तो ये रो उड़ा दो, या फिर आप ऐसा कमांड दे सकते हो कि इंसर्ट करो दिस पर्सन, है ना, वेयर यू सी दैट एज इज ग्रेटर देन 13, कुछ भी करो, है ना। तो इस तरह से ये आप एसक्यूएल कमांड जो है एक प्रोग्राम लाइक इम्बेड करते हो, ये डीएमएल में ही होता है। अगला है इंसर्ट कमांड इज यूज टू ऐड न्यू एट्रीब्यूट्स इन ए टेबल। मैंने पहले ही बताया है कि डीएमएल वर्क करता है कहां पे? रो में, है ना, और डीडीएल वर्क करता है कॉलम में, यानी एट्रीब्यूट्स पे। तो डीडीएल वर्क करता है, और डीडीएल में कौन कौन से कमांड है? डीडीएल में कमांड है आपके क्रिएट, रीनेम, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। कमेंट भी है ना, ट्रंकेट, यही 6 कमांड है ना, और कमेंट, है ना, यही 6 कमांड है। इंसर्ट किसका है? डीएमएल का है, और डीएमएल कहां ऑपरेट होता है? रो पे, यानी रिकॉर्ड्स पे, यानी टुपल पे, यानी ये ऑप्शन 2 क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और डिलीट कमांड है वो ऑफ कोर्स रो और रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा। अच्छा, ग्रांट एक डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड है, और कमिट एक ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। ये ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज से क्या समझते हैं आप? अब जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं कि पर्सन ए को पर्सन ए को एटीएम से पैसे निकालने हैं, करेक्ट? तो पर्सन ए के पास क्या होना चाहिए? एक कार्ड होना चाहिए, और उसका पिन नंबर होना चाहिए। अभी ये ऑथराइज है ट्रांजेक्शन करने के लिए, एटीएम से पैसे निकालने के लिए, यानी कंट्रोल मैकेनिज्म क्या प्रोवाइड किया गया है कि एटीएम से, यानी बैंक अकाउंट से पैसा कौन निकाल सकता है ना? तो वो निकालने के लिए क्या करना होगा? परमिशन। हु कैन ट्रांजेक्ट, हु कैन विड्रॉ द मनी? हु हैज पिन एंड कार्ड, करेक्ट? तो ये जब तक नहीं होगा, यानी वो मनी निकालने के लिए ऑथराइज नहीं है। तो हम लोग जो ट्रांसफर ऑफ मनी है, हम कंट्रोल कर रहे हैं कि हु कैन विड्रॉ द मनी, समझ लो। तो हम लोग परमिशन दे रहे हैं कि ओके, यू हैव पिन नंबर एंड कार्ड, देन यू कैन विड्रॉ द मनी।
ठीक है। यानी डेटा कंट्रोल में ही हो रहा है कि डेटाबेस से डेटा कौन डेटा को एंट्री कर सकता है या फिर डिलीट कर सकता है ना, खूब का है दो देश, ये परमिशन हम ग्रांट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड। तो इसमें होता है ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट का मतलब हम उन्हें ऑथराइज कर रहे हैं कि यू कैन इंसर्ट द डेटा इन द डेटाबेस, और रिवोक करने का मतलब टेकिंग द परमिशन फ्रॉम, जो उनको हमने परमिशन दे रखा था वो हम परमिशन पैक कर रहे हैं। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड। और ट्रांजेक्शन कंट्रोल का मतलब है कि ड्यूरिंग द process of entering the data in the database or removing the data from the database, some ट्रांजेक्शन में some controls mechanism होने चाहिए। जैसे कि आप एटीएम से पैसे निकालने गए, आपके पास पिन और कार्ड है, तो जब आप, ऐसे तो नहीं है ना कार्ड डाल रहे हैं और पैसा निकल रहा है, नहीं, यू हैव टू इंसर्ट द पिन, देन सिलेक्ट द अमाउंट, करेक्ट। आप ये भी बताते हो कि आपको रिसिप्ट चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारे के सारे आप क्या है, ड्यूरिंग दैट ट्रांजेक्शन आप उसको ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करते हो, तो उसके लिए क्या है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, जिसकी एग्जांपल है कमिट, है ना। कमिट और आप देख लीजिएगा, ये सभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम्पल याद रखना है कि टीसीएल इन ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के क्या क्या एग्जाम्पल है, डीसीएल के क्या क्या एग्जाम्पल है। तो टीसीएल के एग्जाम्पल है कमिट, रोलबैक, सेट ट्रांजेक्शन, ये सब टीसीएल के एग्जाम्पल है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन हमेशा बनता, एक नहीं, एक या दो क्वेश्चन हमेशा बनता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो सही स्टेटमेंट कौन नहीं है डेटाबेस यूजर के रिगार्डिंग। तो इंड यूजर, इंड यूजर करने का मतलब लास्ट यूजर, है ना, जो डेटाबेस को एक्सेस करेगा लास्ट यूजर, यानी बी द पीपल आर द लास्ट यूजर, क्योंकि हमें डेटाबेस का डी नहीं पता, हम सिर्फ उसको यूज करेंगे, उसके डेटा को यूज करेंगे। जैसे हमको रिजल्ट देखना है, हमको एटीएम से ट्रांजेक्शन करना है, हमको नेट बैंकिंग करना है, हमको एफबी चलाना है, हमको व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, तो वी आर द इन यूजर एंड नैब यूजर, मतलब जिसको कुछ नहीं आता डेटाबेस का आर्किटेक्चर के बारे में, बस उसको डेटा से मतलब है। सोफिस्टिकेटेड यूजर को, सॉरी, हल्का फुल्का आता है ना, ये इंटरेक्ट करता है डेटाबेस से। सोफिस्टिकेटेड यूजर जनरली इंटरेक्ट करता है डेटाबेस से क्वेरी करते हुए, है ना, क्वेरी करते हुए अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग वो इंटरेक्ट करता है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैज फुल कंट्रोल ओवर द डेटाबेस, ऑफ कोर्स। डीबीए हैज, इसको डीबीए बोलते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये इसके पास फुल कंट्रोल होता है डेटाबेस का, इसको मैनेज भी यही करता है डेटाबेस को प्रॉपरली, मेंटेनेंस का भी इसी का जिम्मेदारी है। ठीक है, और एप्लीकेशन प्रोग्रामर राइट कोड टू इंटैक्ट द डेटाबेस, ऑफ कोर्स प्रोग्रामर ही तो कोड लिखेगा, है ना। डेटा एनालिस्ट इज आल्सो नोन एज द डीबीए। डेटा एप्लीकेशन प्रोग्रामर अलग हुआ और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अलग हुआ। डेटाबेस, जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई कंपनी है रिलायंस जियो, बार बार रिलायंस जियो का एग्जांपल लेता हूँ, रिलायंस जियो एक कंपनी है, जिसका मैनेजमेंट ग्रुप है, उसमें से कोई एक पर्सन जो होगा वो डीबीए होगा, जिसके पास फुल ऑथोरिटी होगा डेटाबेस को मैनेज करना, क्योंकि वो रिलायंस जियो का डेटाबेस है, तो रिलायंस का भी कोई बंदा होगा जो ये सब मैनेज करेगा कंप्लीटली। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कुछ प्रोग्रामर हायर करेगा जो कि डेटाबेस को, डेटाबेस के लिए प्रोग्राम लिखेगा और डेटाबेस बनाएगा, तो वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर अलग होंगे। अच्छा, ये डेटाबेस एनालिस्ट का क्या मीनिंग है, डेटा एनालिस्ट का कई सारे जॉब होता है ना, कैपजेमिनी वगैरह डेटा एनालिस्ट को सिलेक्ट करता है, तो इनका काम है, मान लेते हैं कि रिलायंस जियो ने प्लान का रेट बढ़ा दिया, तो एक अभी सर्वे आया है कि लगभग कई लाख यूजर्स जो है, जियो जियो सब्सक्राइबर बीएसएनएल में पोर्ट करा गया। सॉरी, तो क्या रिलायंस जियो नहीं सोचा था कि मैं जब चार्ज बढ़ाऊंगा तो कुछ सब्सक्राइबर मूव करेंगे, है ना, ये सोचा था वो, ये सब सोच के रखता है बिजनेस वाले। तो वो क्या करेगा, वो डेटा जो उसके बाद पोर्ट, मतलब
सब्सक्रिप्शन रेट बढ़ाने के बाद, प्लान चार्ज बढ़ाने के बाद वो क्या करेगा, जो 2 या 3 महीने की डेटा जो होगा वो डेटाबेस डेटा एनालिस्ट को देगा, और वो एनालिस्ट डेटा को ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि प्लान बढ़ाने के कारण कंपनी के टोटल रेवेन्यू में किस तरह का डिफरेंसेस आया है। क्या अभी भी रेवेन्यू बढ़ा है, क्योंकि प्लान बढ़ाने का मतलब था कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़े, है ना। तो क्या उस रेशियो में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, किस तरह से कस्टमर का किस तरह से रिएक्शन है, वो रिएक्शन हम सस्टेन कर सकते हैं कि आपको रोल बैक करना होगा। वो सारा का सारा एनालिसिस करने का काम कौन कर रहा है, डेटा एनालिस्ट कर रहा है। तो डेटा एनालिस्ट इज अ अदर पर्सन, वो अलग पर्सन है जिसका काम ही यही है। करेक्ट। तो ये डीबीए वो नहीं कहलाता। तो ये 11 नंबर का ऑप्शन क्या है, 4 है, एक गलत स्टेटमेंट है। एसिड प्रॉपर्टी का फुल फॉर्म पूछ देता है। एसिड प्रॉपर्टी जो डेटाबेस का होता है, वो क्या इसका मीनिंग है। एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, इन सबका अपना अपना भी मीनिंग है ना। एटोमिसिटी का मतलब होता है कि आप कोई भी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं तो आप कंप्लीट करेंगे, यानी कोई भी आप कमांड दे रहे हैं, आप रिजल्ट्स आपको शो करना है, तो आप शो होगा या फिर नहीं होगा, सिंपल सी चीज, इसका मीनिंग ये है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। आइसोलेशन का मतलब है कि मल्टीपल यूजर एट ए टाइम एक्सेस कर रहा है डेटाबेस, आपस में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए उनके उनके कारण। ड्यूरेबिलिटी का मतलब आपका डेटाबेस इंटैक्ट होना चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए बैकअप हो उसका, वगैरह वगैरह, है। तो इसका डीबीएमएस का एसिड प्रॉपर्टी का मीनिंग है। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राइमरी की से रिलेटेड। की में लोगों को कंफ्यूजन है, अभी भी कंफ्यूजन है मुझे लगता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू ये जो क्लैरिटी है कंप्लीटली आ जाए, है ना। अब देखिए, थोड़ा मैं वो नोट से ही चलते हैं। ये मैंने एक सिंपल सा रिलेशन लिया था या फिर टेबल लिया था, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, आधार नंबर, ईमेल आईडी और डिपार्टमेंट आईडी था। अब यदि हमको कोई भी रिकॉर्ड को यूनिकली डिफाइन करना हो कि हाँ ये रिकॉर्ड यूनिक है, उसके लिए हम कई तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय आईडी क्या है, सबका डिफरेंट डिफरेंट है, हो सकता है। नेम तो कॉमन है, नेहा नेहा, तो ये नहीं हो सकता। आधार नंबर भी डिफरेंट है, ईमेल आईडी भी डिफरेंट है, और डिपार्टमेंट आईडी डिफरेंट नहीं है। यानी मैं ईमेल आईडी, आधार नंबर और एम्प्लॉय आईडी सेपरेटली इसके थ्रू किसी भी रो यानी रिकॉर्ड को डिफाइन कर सकता हूं, करेक्ट। तो या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एट्रीब्यूट्स, जैसे एम्प्लॉय आईडी और नेम को यदि हम अटैच कर दे तब भी डिफाइन होगा यूनिकली। एम्प्लॉय आईडी आधार नंबर भी यूनिक होगा, है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड वन और टू एंड मोर देन टू एट्रीब्यूट्स के थ्रू भी हम एक काम कर सकते हैं। तो इसी को जो सिलेक्शन किया गया ना कि आप किस तरह इस तरीके से किसी रिकॉर्ड को डिफाइन कर सकते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन बनाया गया। तो सुपर की जो है वो सारे कॉम्बिनेशन को इंक्लूड करता है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि कई सारे कॉम्बिनेशन बनाए गए, सेपरेटली भी है, दो दो को साथ में लेकर के भी है, और 3 को लेकर के भी है, करेक्ट। कम्युनिकेट की है, बोलता है नहीं नहीं, आपको सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट्स लेना है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, आधार नंबर और ईमेल आईडी, तो ये क्या होंगे, कैंडिडेट की होंगी। क्लियर। प्राइमरी की बोलता है कि ये जो प्रोग्रामर होगा ना या डेटाबेस मैनेजर होगा, वो डिसाइड करेगा कि विद इन द कैंडिडेट की विच की विल बी योर प्राइमरी की, और ये स्टार्टिंग में ही डिफाइन हो जाएगा। जैसे ही आप किसी भी की को और किसी भी एट्रीब्यूट्स को या फिर कॉलम को प्राइमरी की डिफाइन किए, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, वो आपको ध्यान रखने हैं, और यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोई एक की होगा, माने किसी भी रिलेशन में कोई एक ही प्राइमरी की होगा, करेक्ट। तो जो बचे हुए की रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट की। जो बचे हुए कौन से की, जो बचे हुए कैंडिडेट की हैं, वो क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट की। एंड जो फॉरेन की है, वो फॉरेन की क्या है, फॉरेन की जब दो या दो से अधिक रिलेशन हो, यानी टेबल हो, तब फॉरेन की का रोल आता है। और ये भी हम देखते हैं, उससे रिलेटेड भी है ना। तो आई थिंक ये प्राइमरी की जो हम बात कर रहे थे, तो जब जैसे ही आप किसी टेबल में किसी एक एट्रीब्यूट्स को
कॉलम को प्राइमरी की डिफाइन करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो वैल्यू कभी भी नल नहीं होना चाहिए और हमेशा यूनिक होना चाहिए, तो बेसिक सी प्रॉपर्टी है। और अपडेशन पॉसिबल नहीं है, ये हम देखेंगे क्यों अपडेशन इसका पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन में। और किसी भी रिलेशन में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकता है, गली का कोई एक ही गुंडा होगा, ठीक है। तो प्राइमरी की करेक्ट पहला स्टेटमेंट सही है, इट कैन हैव नल वैल्यू गलत है। अपडेशन नो अपडेशन इज अलाउड फॉर एनी वैल्यू, ये भी स्टेटमेंट सही है। ए रिलेशन कैन हैव मोर देन वन प्राइमरी की, गलत है, एक ही गुंडा होगा। प्राइमरी की इज सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, ये सही है। तो 1, 3 एंड 5 ये स्टेटमेंट सही है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की हम देखे थे ना, कोई भी रिलेशन में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकते हैं और उसी कैंडिडेट की से एक प्राइमरी की सिलेक्ट होता है और जो कैंडिडेट की रहेंगे वो अल्टरनेट की जाए, अल्टरनेट की नाम से जाने जाएंगे। तो इट इज ऑलवेज ए प्राइमरी की नहीं, विद इन द कैंडिडेट की वन की इज सिलेक्टेड, वन एट्रीब्यूट सिलेक्टेड एज ए प्राइमरी की। क्लियरली है, यानी सबसेट होगा प्राइमरी की ऑफ द कैंडिडेट की। It is a set of attributes that can uniquely identify records in a table properly, then perfect है। It can only be a single attributes और it automatically assigned by the database। तो ये ऑप्शन 2 हो गया। आगे आगे है फॉरेन की। जब दो या दो से अधिक रिलेशन हो, जब मान लेते हैं दो रिलेशन है, तो एक रिलेशन का दूसरे रिलेशन से जब हम कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, तो फॉरेन की रोल में आता है कि कैसे एक रिलेशन ए दूसरे रिलेशन बी से कनेक्ट होगा। तो जो कनेक्ट करने वाला एट्रीब्यूट्स होगा वो फॉरेन की के नाम से जाना जाएगा। तो उसमें दो हमारा टेबल होगा, टेबल ए और दूसरा टेबल बी। ये बड़ा टेबल है इसलिए हम इसमें बड़ा गोला डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बड़ा टेबल होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस टेबल, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक प्राइमरी की होगा। क्या होगा, इस टेबल का अपना प्राइमरी की होगा, जो इस टेबल का क्या बन जाएगा, फॉरेन की बन जाएगा। हालांकि इस टेबल का अपना प्राइमरी की होगा ऐसा बात नहीं है, हो सकता होगा, लेकिन इस टेबल का, टेबल ए का जो प्राइमरी की होगा वो टेबल बी का क्या बनेगा, फॉरेन की बनेगा। क्लियर, तो ये रेफरेंस टेबल कहलाया और ये रेफरेंसिंग टेबल कहलाएगा। इसको हम पेरेंट टेबल भी बोलते हैं और ये चाइल्ड टेबल कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से कई सारे नाम दिए गए हैं इसको, ठीक है। अब ये फॉरेन की जो यहाँ जो टेबल बी का में किसी एट्रीब्यूट्स को जो मैंने फॉरेन की बनाया है वो टेबल ए का क्या होगा, प्राइमरी की होगा। तो फॉरेन की में क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं ये पूछा जाता है। तो फॉरेन की देखिए, फॉरेन की जो है वो फॉरेन की ओनली कंटेंट्स प्राइमरी की वैल्यू ऑफ टेबल ए। यानी यदि प्राइमरी, जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया था, जो आपके नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें एक एग्जांपल था, उसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं। जैसे ये है, ये है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये रेफरेंस टेबल है, यानी टेबल ए और एक टेबल बी, ठीक है, ऊपर में। तो डिपार्टमेंट आईडी प्राइम जो एट्रीब्यूट्स है प्राइमरी की है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1, 2, 3। तो जो फॉरेन की में जो वैल्यू होंगे ये वही 1, 2, 3 ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकते। अब क्यों अपडेशन पॉसिबल नहीं है, अब देखिए आपने एक दो बड़ा बड़ा डेटाबेस बना रखा है और अपने प्राइमरी की वैल्यू दे रखा है, करेक्ट, और वो दूसरे टेबल में फॉरेन के थ्रू गया हुआ है। अब आप प्राइमरी की को यहाँ चेंज करेंगे, अरे ये कहीं और मैप है, आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। क्योंकि प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल का फॉरेन की बनता है और वो वहां मैप्ड होता है, और आप बाद में प्राइमरी की चेंज करने जाएंगे तो चेंज करने देगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए अपडेशन पॉसिबल नहीं होता प्राइमरी की का। क्लियर, क्लियर है ये चीज।
अब 1 2 3 जो वैल्यू है, यही 1 2 3 यहाँ पे वैल्यू आ सकता है। अब 1 2 3 यही वैल्यू आ सकता है, तो कई बार आ सकता है, यानी ये डुप्लीकेट हो सकता है और नल हो सकता है। नल का मतलब कुछ है भी नहीं करेगा, बाकी सारे एट्रीब्यूट्स के वैल्यू रहेंगे और इसमें वैल्यू नहीं रहेगा। सिंपल मीनिंग ये है। तो फॉरेन की क्या क्या हो सकता है? फॉरेन की जो होगा वो होगा डुप्लीकेट वैल्यू या नल वैल्यू, या फिर वही वैल्यू जो प्राइमरी की में अवेलेबल है। बस इतना ही। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपोजिट की कंसिस्ट ऑफ ए रिलेशनल डेटाबेस। कंपोजिट की क्या है? कैंडिडेट की देखा, अल्टरनेट की देखा, सुपर की देखा, प्राइमरी की देखा, फॉरेन की देखा। एक बचा हुआ रह गया कंपोजिट की। तो दो या दो से जो टू एंड मोर देन टू एट्रीब्यूट्स मिलकर के जो यूनिकली डिफाइन कर रहा था किसी टेबल को, उसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट की। यानी इस टेबल में ये सारे के सारे क्या होंगे? कंपोजिट की। कौन कौन से? ये 4 से लेकर के 9 तक, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कंपोजिट की। आगे, विच ऑफ दीज इज ए एग्जांपल ऑफ डेटा डिक्शनरी कंटेंट। एक तो आपको डोमेन के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। डोमेन क्या होता है? डोमेन बताता है कि जो एट्रीब्यूट्स में जो वैल्यू होगा उसकी क्या लिमिट्स है। जैसे आपने नेम, आपका जो एट्रीब्यूट नेम है वो नेम है, तो उसमें हम लोग डेटा का डोमेन सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि नेम में क्या आ सकता है। नेम में किसी आदमी का नाम 1 2 3 तो नहीं रख सकते है ना। नेम में प्रॉपरली अल्फाबेट के थ्रू जो नेम बनता है वो रख सकते हैं, राम, सोहन, मोहन, ये सब वगैरह। करेक्ट। तो हम डिफाइन करते हैं कि नेम एट्रीब्यूट्स ओनली कंटेंट्स अल्फाबेट, और ये इस तरह से फॉर्मेट में, ये कहलाता है डोमेन। इसी तरह से यदि एज होगा तो एज भी हम लोग डिसाइड करेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म। फोन नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए। उसका कोर्स, कोर्स आईडी। तो क्या वैल्यू हो सकता है, ये डोमेन डिफाइन करता है। और डेटा डिक्शनरी क्या है? जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, कि किसी टेबल में नेम एट्रीब्यूट्स है, या फिर कोर्स आईडी, फोन नंबर, तो किसी टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, उनका नाम क्या है, उसका डोमेन टाइप क्या है, ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन एक अलग टेबल के फॉर्मेट में सेव होता है। ठीक है? और उसी को बोलते हैं डेटा डिक्शनरी कंटेंट। तो ये कहलाएगा कि एग्जाम्पल क्या है? टेबल, कॉलम नेम और डेटा टाइप। एक एग्जाम्पल है डेटा डिक्शनरी कंटेंट का। ठीक है? यानी टेबल का नाम, कॉलम का नाम, आ, उसके डेटा टाइप्स, कितने नंबर ऑफ कॉलम, ये सारा का सारा डिटेल सेव होगा डेटा डिक्शनरी में। क्लियर है? अभी जो मैंने बताया कि जो नेम है, जैसे ये क्वेश्चन देखोगे तो ID 1004 एज को उन्होंने ए मेंशन कर दिया है। तो डोमेन कंस्ट्रेंट में क्या था? डोमेन कंस्ट्रेंट का मतलब यही है कि जो वैल्यू होना चाहिए एट्रीब्यूट्स में वो है या नहीं है। जैसे एज एक न्यूमेरिक होना चाहिए, लेकिन उसके जगह अल्फाबेट यूज किया गया है, जो कि गलत है। तो ये क्या, कौन सा कंस्ट्रेंट है? डोमेन कंस्ट्रेंट। अब एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, ये लिखा गया जो वर्ड है इंटीग्रिटी कांस्टेंट, डेटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट, कहने का मतलब क्या है? ये जो डेटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, यानी डेटाबेस में जो डेटा है वो सही है, फ्री फ्रॉम एनी एरर, है ना, उसमें कोई एरर नहीं है। तभी ना यूजर बिलीव करेगा कि हाँ प्रॉपरली है। अब मान लेते हैं आपका बैंक अकाउंट है ना, और वो सारा डिटेल अब तो ऑनलाइन हो गया, डेटाबेस में चला गया है। अब डेटाबेस आपका जो अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट है,
10 लाख से घटा करके 5 लाख कर दे और एक्चुअल में कर दे, तो क्या सही है? यानी डेटाबेस अपना इंटीग्रिटी हो चुका है ना? यानी डेटाबेस में जो डेटा एंटर किया जा रहा है वो करेक्ट होना चाहिए, उस पर भरोसा किया जा सके, ठीक है, उसकी डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे। तो इसके लिए कई तरह के कंट्रोल अपनाए गए हैं कि आपका डेटाबेस किसी तरह से करप्ट ना हो या डेटाबेस की वैल्यू गलत ना हो। तो उसी में आता है, एक है डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट। कहने का मतलब है कि डेटाबेस में आपका बैलेंस जो है 5 लाख है, तो 5 उसमें वैल्यू ही होना चाहिए, है ना? ये नहीं कि उसका एबीसीडी कर दे ऐसा कुछ, करेक्ट? तो डोमेन करने का मतलब है कि जिस तरह का वैल्यू जिस एट्रीब्यूट्स में होना चाहिए, क्या वही वैल्यू रखा गया है कि नहीं? क्लियर है? और इंटीग्रिटी पे सवाल आता है कि इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रिटी का मीनिंग वही है कि उस पर भरोसा किया जा सके, है ना? अच्छा, अगला क्वेश्चन है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। अच्छा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फिर से, अभी हमने डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट देखा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट का मतलब जब दो या दो से अधिक टेबल मैप किए जाते हैं, यानी एक रेफरेंस टेबल होगा, दूसरा रेफरेंसिंग टेबल होगा, रेफरेंसिंग टेबल में फॉरेन की और रेफरेंस टेबल में प्राइमरी की, करेक्ट? तो जो फॉरेन की के जो वैल्यू होंगे वो प्रॉपरली होने चाहिए। यदि प्रॉपरली नहीं है तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट वहां पर रहेगा, ठीक है? तो ये है कि इसमें ये इंश्योर करता है कि फॉरेन की हैज आइदर नल वैल्यू और वैल्यू इन द प्राइमरी की इन द रेफरेंस टेबल। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फॉरेन की क्या क्या डुप्लीकेट हो सकता है, नल हो सकता है, या फिर सारे वैल्यू वही होने चाहिए जो कि प्राइमरी की में है। अच्छा, इंटीग्रिटी कांस्टेंट का क्या मीनिंग था? इसमें मैंने सब दे रखा है इस नोट्स में, मैंने इंटीग्रिटी कांस्टेंट बताया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? ये मैंने सारा का सारा बता रखा है यहाँ पे, ठीक है? तो इसमें ये कि प्राइमरी की का वैल्यू कभी भी नल या डुप्लीकेट नहीं हो सकता, सही है। चेक कांस्टेंट क्या कहता है? चेक कांस्टेंट एक तरह से डोमेन का ही एक और पार्ट है। जैसे कि आप पता है कि एज जो होगा, यदि आप एक बना रहे हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, है ना, तो जनरली हमने बताया कि 18 से 100 साल, सॉरी 18 से 40 साल तक ही उसका एज होना चाहिए। यदि कोई बंदा कोई डेटा एंट्री करता है जो कि इस रेंज में ना हो, तो क्या माना जाएगा? चेक कांस्टेंट उसको सिलेक्ट करके हटा देगा या फिर उसको एंट्री नहीं करने देगा। जैसे कि आधार डेटा लिया गया था, आप देखे होंगे, आधार डेटा में गांव गांव वगैरह में मैक्सिमम का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी था। किसी को डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है और सबने और जो डेटा लेने वाला था उसने सब में 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी डाल दिया। तो फिर एक और न्यूज आया था कि सबका फोन नंबर 0 0 0 0 0 10 बार 0 डाल दिया। तो यदि डेटा लेने वाला बंदा ये इस तरह का डेटा एंट्री कर रहा है, इसका मतलब है कि आपने चेक कांस्टेंट सही से नहीं डिफाइन किया है। चेक कांस्टेंट में होना चाहिए कि इस तरह की वैल्यू नहीं होने चाहिए, या फिर इस तरह की वैल्यू मल्टीपल टाइम डाले जा रहे हैं, इसका मतलब डेटा अपना इंटीग्रिटी हो रहा है। क्लियर क्लियर है चीज? नेक्स्ट है इंसर्टिंग ए न्यू रो इनटू ए चाइल्ड टेबल, यानी रेफरेंस टेबल विथ अ वैलिड फॉरेन की। इसमें हमको क्या करना था? वायलेट द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, जो अभी हमने देखा था थोड़ा देर पहले, तो प्रॉपरली है ना? अच्छा, डिलीटिंग ए रो इन द पेरेंट टेबल व्हेन देयर इज स्टिल कॉरस्पॉन्डिंग फॉरेन की रेफरेंस इन द चाइल्ड टेबल। यही तो मैंने बताया आपको कि प्राइमरी की का वैल्यू क्यों नहीं अपडेट किया जा सकता। पेरेंट टेबल करने का मतलब रेफरेंस टेबल, उसमें क्या होगा? प्राइमरी की होगा, जो कि रेफरेंसिंग टेबल, यानी वहां फॉरेन की से क्या होगा? मैप होगा। और अब आप पेरेंट टेबल में डिलीट कर रहे हैं एक डेटा, यानी प्राइमरी की का वैल्यू डिलीट हो रहा है वहां पे, है ना? यदि वहां डिलीट होगा प्राइमरी की का वैल्यू, क्या होगा ये बताइए? फॉरेन की से तो रेफरेंस किया हुआ है, करने देगा? नहीं, एरर शो करेगा।
अपडेटिंग द फॉरेन की वैल्यू टू वैल्यू दैट एग्जिस्ट इन, हो सकता है आप नया वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू हमेशा पेरेंट टेबल के प्राइमरी की के वैल्यू ही होनी चाहिए, उससे मैप होना चाहिए, करेक्ट। In the relational algebra, which operation is used to retrieve the set of tuples that are present in one relation but not in the other? अब देखिए सेट थ्योरी पढ़े होंगे आप लोग, ये सेट थ्योरी का ये है। अब इसके क्या ऑप्शन हो सकते हैं, डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें बोला जा रहा है कि जो सेट है ना, मान लेते हैं यहाँ पे एक सेट है आपका ये ए और दूसरा सेट है बी, इसमें वैल्यू है 1 2 4 और इसका वैल्यू है 3 4 5। अब हमको चाहिए ए का वो वैल्यू, सेट ए का वो वैल्यू जो कि बी में नहीं है, यानी एक सेट क्या हो जाएगा 1 और 2, ये होगा ना। यानी आप क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट ए और बी के कॉमन एलिमेंट जो 4 है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो जो ए में बचेगा वो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी, इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर है। तो ये बोल रहा है विच ऑपरेशन इज यूज्ड टू रिट्रीव द सेट ऑफ टुपल्स दैट आर प्रेजेंट इन वन रिलेशन बट नॉट इन द अदर रिलेशन। क्लियर है। यहाँ पे मैंने बताया यूनियन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, डिफरेंस का मतलब क्या है और सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है। अच्छा, सिलेक्ट ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर, सिलेक्ट ऑपरेशन डीएमएल लैंग्वेज का पार्ट है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड का पार्ट है ना। अब इसमें सिलेक्ट के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, आप रो को फिल्टर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिल्टरिंग रो बेस्ड ऑन द कंडीशन। आप क्या करते हैं कि सिलेक्ट है ना, को सिलेक्ट नेम्स हु ऑप्टेड कोर्स साइंस, इस तरह से। तो सारा का सारा जो नेम हो आपको दे देगा जिसने साइंस सिलेक्ट किया है। तो सिलेक्ट का मीनिंग ये होता है। क्लियर है। एक कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद वो आपको रिजल्ट दे देगा। अच्छा, मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या है सर, प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा। प्रोजेक्शन पढ़ा है आपने, प्रोजेक्शन जैसे ये एक तरह से समझिए कि ये सन है, ठीक है, और ये इमारत है, ये सनलाइट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज अ प्रोजेक्शन। एक तरह से आप इसको प्रोजेक्शन समझ सकते हैं, ठीक है। या फिर ये बिल्डिंग है ना, आप यदि ऊपर से देखेंगे, ठीक है, आप ऊपर से देख रहे हैं इसको, तो क्या दिखेगा आपको, एक पॉइंट दिखेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्लियर है। तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है इन द मीनिंग ऑफ डेटाबेस, क्या होगा इसका मीनिंग, इसका मीनिंग ये है कि किसी भी रिलेशन से आप सिलेक्टेड कॉलम को, आप कॉलम को सिलेक्ट करके एक नया का नया टेबल बनाते हैं। जैसे एक बड़ा टेबल है किसी कॉलेज का और आपको एक नया टेबल चाहिए उन स्टूडेंट्स का जो कि मैथ में फेल कर गया है, और आपको एक क्या मिला, एक टेबल मिला, वो क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ विद द कंडीशन कि जो कि मैथ में फेल कर गया है। तो एक नया टेबल मिला आपको, है ना, ओनली ए सर्टेन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन और ज्वाइन एक तरह से लगेगा ना सेम ही है ना। ज्वाइन जो है कंबाइंड्स क्या करता है, जब ज्वाइन का मीनिंग क्या है, कंबाइंड्स रोज फ्रॉम टू टेबल्स बेस्ड ऑन ए कंडीशन। और कौन, ये क्या होता है, अच्छा एक चीज और है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ज्वाइन और दूसरा प्रोजेक्शन। तो ज्वाइन में क्या हो रहा है, ज्वाइन में कोई कंडीशन होगा, कंडीशन के बेस पे सिलेक्ट करके आप रो को कंबाइन करते हो दो टेबल के। और प्रोजेक्शन में क्या है, प्रोजेक्शन में क्या है कि आप सिलेक्ट कमांड यूज करते हो कि सिलेक्ट दिस टाइप्स ऑफ पर्सन, दिस टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हेन कंडीशन लाइक दिस, ठीक है। और ज्वाइन कई तरह के हैं, आप ज्यादा मत समझो,
ठीक है, उतना ही समझो क्योंकि एग्जाम निकट है। अब जल्दी जल्दी इसको बढ़ा बढ़ा के देख लेना। च- एक चीज और है, लॉजिकल स्कीमा ना, कहाँ गया, इसमें लोगों का कंफ्यूजन हो रहा है, शायद इस क्वेश्चन में मैंने ही थोड़ा गलत किया हुआ है। ये है आपका, कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ ठीक है, लॉजिकल स्कीमा इज इंटायर डेटाबेस, ये स्टेटमेंट तो सही है। इज ए स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू एक्सेसिबल पार्ट, ये स्टेटमेंट भी सही है। और ये स्टेटमेंट थ्री गलत है। थ्री स्टेटमेंट इस तरह से होना चाहिए था, डिस्क्राइब हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड ऑन डिस्क इफिशिएंटली। ये लॉजिकल स्कीमा ये डिफाइन करता है कि आप डेटा को इफिशिएंटली स्टोर करें, लेकिन एक्चुअली स्टोर होता है वो होता है फिजिकल स्कीमा में। तो ये ऑप्शन थ्री गलत है, तो इसका आंसर ए एंड बी होना चाहिए। ठीक है, ए एंड बी। ओके, रिलेटेड फील्ड इन डेटाबेस आर ग्रुप टू फॉर्म ए डेटा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब हम समझ आए आपको, फाइल, टेबल, फील्ड, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। द मेथड इन विच फिजिकली स्टोर्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर अकॉर्डिंग, है ना ये। अच्छा, जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, अब डेटा डेटा बेस में डेटा स्टोर कर रहे हो, तो उसको रीड करने के लिए, क्योंकि जहां भी स्टोर होगा, क्योंकि डिजिटल है तो मेमोरी में स्टोर होगा ना, तो मेमोरी को कैसे आप मैनेज करोगे, इसमें कई सारे एल्गोरिदम है। इस एल्गोरिदम में हैश एल्गोरिदम को फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन में जब भी इससे रिलेटेड आएगा, हैश ऑप्शन में दिखेगा, आप आंख मार के हैश लगाइएगा। ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे हैश लगा करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है, डेटा डिक्शनरी नॉर्मली मेंटेन्ड बाय डीबीए, सही है। डीबीए ही डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेट, डीबीए ही मेंटेन करेगा डेटा डिक्शनरी। ठीक है, डेटा एलिमेंट इन द डेटाबेस कैन बी मॉडिफाइड बाय द चेंजिंग द डेटा डिक्शनरी, ऑफ कोर्स नॉट। अब डेटा डिक्शनरी एक अलग सा टेबल फॉर्म हो रहा है, आप उसमें चेंज कर दीजिएगा डेटा एलिमेंट इन डेटाबेस, चेंज हो जाएगा। अब डेटा डिक्शनरी चेंज करेंगे तो नहीं, डेटा डिक्शनरी में क्या चेंज कीजिएगा कि नेम में जो पहले ये, या फिर मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर 10 डिजिट की जगह 12 डिजिट कर दीजिएगा, और वहां पे डेटा एलिमेंट चेंज हो जाएगा आपका। नहीं, डेटा एलिमेंट चेंज करने के लिए आपको डेटाबेस में जाना पड़ेगा, ना कि डेटा डिक्शनरी में। डेटा डिक्शनरी टाइप्स ऑफ डेटा बताता है, डोमेन कि क्या क्या होना चाहिए एट्रीब्यूट्स में। डेटा डिक्शनरी कंटेंट्स द नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच डेटा एलिमेंट प्रॉपर, परफेक्ट है। डेटा डिक्शनरी इज ए टूल विच एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी सही है। डीबीएमएस क्वेरी लैंग्वेज, जो एसक्यूएल लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म याद रखना आपको। ये डिजाइन किया गया है, ये सिंपल एक इंग्लिश लाइक कमांड होता है कि वेयर दिस देन डिलीट दिस, इस तरह से कमांड होते हैं उसके, सिंपल। ठीक है, सपोर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑफ कोर्स एसक्यूएल एक तरह से इजी कर दिया गया है, तो आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं इसके थ्रू। स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, ये भी सही है, इसके सभी स्टेटमेंट सही है। अच्छा, अलाउ टू चेंज द डिफिनीशन ऑफ ए टेबल, डिफिनीशन ऑफ ए टेबल, इसके लिए क्या होंगे, डीडीएल कमांड। डिफिनीशन के लिए डीडीएल कमांड, और डीडीएल में भी कौन से कमांड, अल्टर। ठीक है, चेंज करना है ना आपको डिफिनीशन, तो क्या यूज करेंगे, अल्टर। क्रिएट करना है तो क्या यूज करेंगे, क्रिएट। ओके, प्रोजेक्शन क्या कर रहा था, ओनली सर्टेन कॉलम ऑफ ए टेबल को प्रोजेक्ट कर रहा है, प्रॉपर है। सर्टेन टेबल, सर्टेन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। नल क्या है, ये नल, ये क्वेश्चन बहुत चांस है कि फिर से पूछा जाए, कई बार पूछा गया, हर बार पूछता है। तो इसका नॉट ए वैल्यू, नल इज नॉट ए वैल्यू, ये नहीं कि नल जहां पे उसमें आप जीरो डाल दीजिएगा, जीरो इज ए वैल्यू ना, या फिर उसको ब्लैंक समझिएगा, ऐसा नहीं। नल का मतलब है नल, सिंपल, मतलब कोई वैल्यू नहीं। डेटा डिक्शनरी इज ए स्पेशल फाइल दैट कंटेंस, डेटा डिक्शनरी से 3-4 क्वेश्चन डाला हुआ है ना। द नेम ऑफ ऑल फील्ड्स इन ऑल फाइल, द बिट्स ऑफ ऑल फील्ड इन ऑल फाइल, द डेटा टाइप ऑफ ऑल फील्ड्स इन ऑल फाइल, सब सही है, क्लियर है।
टू डिलीट ए पार्टिकुलर कॉलम इन रिलेशन द कमांड यूज्ड इन, ये क्या है यहाँ पे देखिए, कॉलम, कॉलम डिलीट करने के लिए कौन से कमांड यूज होंगे, पहले तो डीडीएल जाएंगे, और डीडीएल में भी कौन से कमांड यूज होंगे, अल्टर, और यदि रो डिलीट करना है तो डीएमएल जाएंगे, और डीएमएल में कौन सा, डिलीट। याद रखना है इसको, ये पूछता है हमेशा। फंक्शन डिवाइड्स वन न्यूमेरिक एक्सप्रेशन बाय अनदर एंड रिटर्न्स द रिमाइंडर, मोड ऑपरेशन, मोड ऑपरेशन तो ही करता है ना, आपको रिमाइंडर रिटर्न करेगा। नेक्स्ट क्या है, ओके, अ टेबल जॉइंट विद सेल्फ इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ जॉइंट। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग इसको जल्दी जल्दी बढ़ा के देख सकते हैं, जो चीज आपको पता है उसका सॉल्यूशन ही आगे बढ़ा लीजिए, और इसको जरूर से जरूर देखें, ठीक है। थैंक यू, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें कि इसको देखेंगे। और हाँ, एक आप लोगों को ये मैं सजेशन देना चाहता हूं कि जो भी, जिनको लगता है कि मेरा प्रिपरेशन सही नहीं है PC3 का, और मुझे छोड़ देते हैं, पेपर ही नहीं देते हैं, जाते ही नहीं देने के लिए, वो बेवकूफी कर रहे हैं। जिनको प्रिपरेशन नहीं भी है, थोड़ा बहुत भी है, वो एग्जाम देने जरूर जाएं। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह का लेवल होता है एग्जाम का, स्पेशली PC3 का, जो कि अननोन अननोन है, क्या है नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किसी को पता ही नहीं है ना, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था। तो जरूर से जरूर आप लोग एग्जाम अटेंड करें, और जो चाह रहे हैं कि PC3 का अभी भी कोर्स लें, है ना, PC3 का अभी भी कोर्स लें, तो वो ले सकते हैं, क्योंकि इसकी वैलिडिटी आपका नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है मई में, अप्रैल में तब तक तो इजिली अवेलेबल है। और यदि आप ले करके जल्दी जल्दी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो हमने पढ़ाया है क्या वो एग्जाम पर्सपेक्टिवली इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तभी तो आपको भरोसा होगा, है ना। तो आप ये ले करके जल्दी से जल्दी वीडियो देखें, और PDF पढ़े, और एग्जाम में जाकर के अच्छा परफॉर्म करें, है ना। तो कोर्स को खरीदने के लिए आपको अगेन PC3 का जो सैस ग्रुप है, सैस का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे डिटेल इसको आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, और वहां से आप जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।